हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी घटना जरूर घटती है जिसे वो चाहकर भी जिंदगी भर भूल नहीं सकता। मेरा नाम है राघव और मेरे साथ भी एक ऐसी ही घटना घटी है जिसे मैं पिछले 18 साल से भूल नहीं पा रहा हूं। ये बात है 2005 की, जब मैं मेरी मां के साथ नंदेड़ से घोरगांव गांव शिफ्ट हुआ था। घोरगांव मेरे नाना का यानी कि मेरी मां के बाबा का गांव था। तब मैं 18 साल का लड़का था। मेरे पापा ने एक पराई औरत के खातिर मेरी मां को छोड़ दिया था। तभी से मैं मां के साथ रह रहा था और उन दिनों ही मेरा नंदेड़ में बाइक एक्सीडेंट हो गया था। वो एक्सीडेंट आज भी मेरी याद में ताज़ा है। भारी बारिश में बाइक तेजी से भाग रही थी। अचानक एक ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। धातु के टुकड़े उड़ते हुए, मेरी हड्डियां चटकने की आवाज, खून की गर्म धार चेहरे पर बहती हुई, फिर अंधेरा। अस्पताल में जब आंख खुली तो डॉक्टर कह रहे थे कि चमत्कार हुआ है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था, बस दर्द की एक धुंधली सी छाया। ठीक होते ही हम दोनों नंदेड़ छोड़कर घोरगांव शिफ्ट हुए थे। परिवार में अब सिर्फ मैं और माँ दोनों ही बचे थे, क्योंकि नाना और नानी चल बसे थे और मेरी माँ उनकी इकलौती संतान थी। उनके जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी माँ के नाम हो गई थी। मेरे नाना उस गांव के पातिल थे। उनका वाड़ा गांव के बाहर खेतों के बीच में था। पुराना 2 मंजिला, लकड़ी के खंभे सड़ चुके थे। दीवारों पर नमी के धब्बे, छत से पानी टपकता रहता था। हर कदम पर फर्श चरमराता था, जैसे कोई हड्डी टूट रही हो। ऊपर वाले कमरे में पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें हर कोण से आपको घूरती लगती थी। हम दोनों उस वाड़े में रहने लगे थे। मुझे पहले से ही दूसरी मंजिल के कमरे पसंद थे, क्योंकि वहां से पूरा बगीचा और तालाब दिखता था। इसीलिए मैंने दूसरी मंजिल का एक कमरा ले लिया। वाड़े के पीछे एक तालाब था। उस तालाब तक जाने का रास्ता घने आम के बगीचे से गुजरता था, जहां पेड़ों की डालियां हवा में कराहती थी। मैं रात दिन खिड़की में बैठकर बाहर पड़ रही बारिश का आनंद उठाता था। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे उस बगीचे में अजीबो गरीब लोग दिखने शुरू हो गए। पहले तो मैंने सोचा शायद बारिश की वजह से धुंध है, लेकिन फिर चीजें साफ होने लगी। एक रात मैं खिड़की में बैठे हुए मूसलाधार बारिश देख रहा था। बिजली चमकी तो अचानक मैंने देखा कि एक अजीब सी औरत खिड़की के ठीक नीचे खड़ी हुई है। वो मेरी तरफ गुस्सैल नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। चेहरा सफेद और सड़ा हुआ, जैसे कोई लाश कई दिनों से पानी में पड़ी हो। बाल बिखरे हुए थे और उनमें छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। अजीब बात तो ये थी कि उसका गला पूरी तरह कटा हुआ था। खून की मोटी धार बह रही थी, जो बारिश के पानी में मिलकर लाल नदी की तरह नीचे बह रही थी। उसके हाथ मुड़े हुए थे, नाखून लंबे और काले, और वो बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। तभी वो औरत बहुत जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि जैसे हजारों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। हवा में अचानक ठंडी लहर दौड़ गई। कमरे का तापमान गिर गया। मेरी सांस अटक गई, रोंगटे खड़े हो गए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरी कमीज पसीने से भीग गई। मैं चीखता हुआ नीचे माँ के पास भागता हुआ गया। मैंने उसे बताया कि एक अजीब सी औरत खिड़की के नीचे खड़ी है। लेकिन जब मेरी माँ कमरे में आई और उसने नीचे देखा तो उसे वो औरत कहीं नहीं दिखाई दी। बेटा, शायद एक्सीडेंट में सर पर चोट लगने के कारण तुम्हें हेल्यूसिनेशन हो रहे होंगे, या फिर अंधेरे में तुम्हें वो किसी पेड़ का साया हिलते हुए दिखाई दिया होगा जिसे तुम औरत समझ बैठे, माँ ने मुझसे कहा। मैं उसे बार बार बता रहा था कि सच में वहां एक अजीब औरत थी, लेकिन वो मेरी बात का यकीन नहीं कर रही थी। उस रात में जैसे तैसे सो गया, लेकिन नींद में भी सपने में वो कटी गर्दन वाली औरत मुझे घूर रही थी। उसके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थी। दूसरे दिन वाड़े में बैठे बैठे मैं बहुत बोर हो रहा था। मुझे वाड़े से बाहर जाकर खेतों में घूमने का मन कर रहा था। वाड़े के पीछे वाले तालाब में तैरने को जी करता था, लेकिन माँ ने मुझे वाड़े से बाहर निकलने से मना कर रखा था, क्योंकि मैं 5-6 दिन पहले ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आया था। वैसे तो मुझे सब ठीक ठाक लग रहा था, सर में कुछ दर्द भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी माँ ने कुछ दिनों के लिए मुझे उस वाड़े से निकलने से साफ साफ मना किया हुआ था। मैं जब से घोरगांव आया था तब से प्रिया से मिलने का दिल कर रहा था। प्रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मुझे केवल दोस्त समझती थी, लेकिन मैं दोस्त से ज्यादा समझता था। मुझे बस जल्दी से प्रिया से मिलना था। मैं इस बात की राह देख रहा था कि कब माँ मुझे वाड़े से बाहर जाने दे। उस रात में हमारे वाड़े में आई बिल्ली को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। मैं अपने कमरे में गया और बेड पर लेट गया, लेकिन सारा दिन बेड पर लेटकर मैं बहुत ज्यादा पक चुका था। घर में एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, लेकिन वो भी बारिश की वजह से चल नहीं रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं फिर से उठकर खिड़की की ओर चल गया। लेकिन तभी मैंने देखा कि खिड़की के नीचे एक अजीब सा आदमी खड़ा था। उसका गला भी कल वाली औरत की तरह कटा हुआ था और उससे खून निकल रहा था। उसके चेहरे का आधा हिस्सा सड़ा हुआ था, एक आंख बाहर लटक रही थी और उसमें कीड़े रेंग रहे थे। अजीब बात तो ये थी कि उसके हाथ में मेरी बिल्ली थी।
वो आदमी गुस्सैल नजर से मुझे देख रहा था। तभी उसने अचानक से बिल्ली का सर मुंह में डालकर किसी गाजर मूली जैसा चबाया। हड्डियों के चटकने की आवाज, खून की फुहार खिड़की के शीशे पर गिर रही थी। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फटी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। तभी उस आदमी ने बिना सर वाली वो मरी बिल्ली मेरी तरफ फेंकी और वो मेरी छाती से आकर टकराई। गर्म खून मेरी कमीज पर फैल गया। मैं जोर से चिल्लाया और नीचे माँ की तरफ भागता चला गया। मैंने उसे मेरे साथ घटी सारी घटना बता दी। माँ मेरे कमरे में आई। उसने फर्श पर मरी बिल्ली देखी और उसने खिड़की के नीचे झांक कर देखा और कहा, यहाँ से चले जाओ और तुम्हारे मालिक से कह दो कि हम ये वाड़ा और प्रॉपर्टी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमें अकेला छोड़ दो। वो खिड़की से नीचे देखते हुए चिल्लाई और उसके बाद खिड़की बंद करके मेरी तरफ आई। माँ, वो आदमी कौन था? मैंने मेरी माँ से पूछा। वो मेरे नाना के भाई का पुराना दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि तुम्हारे नाना नानी की प्रॉपर्टी मेरे पास रहे। उन्हें लगता है कि उनके जाने के बाद इस वाड़े पर और खेतों पर उनका और उनके बेटों का हक है, इसीलिए वो हमें डरा रहे हैं। इसलिए तुम बिल्कुल मत डरना, माँ ने मुझसे कहा। इस पर मैंने कहा, लेकिन माँ मुझे तो वो लोग जिंदा नहीं लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो मरे हुए लोग हैं। मैंने माँ से कहा, नहीं बेटा, मरे हुए लोग वापस कभी नहीं आते। ये भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता। तुम सो जाओ और खिड़की से दूर रहना, माँ ने कहा और वो मुझे सुलाकर चली गई। लेकिन 4-5 दिन बाद एक रात में बेड पर लेटे लेटे सोने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरे पेट पर कुछ गिरा। मैंने उठकर देखा तो मेरी मरी बिल्ली थी। उसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि मैंने उसे मरते हुए देखा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस कैसे आई। वो बिल्ली मेरी तरफ देखकर म्याऊं म्याऊं किए जा रही थी, लेकिन मैं डर गया था। इसीलिए मैंने उस बिल्ली को जोर से लात मारी और वो बेड से नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही वो खिड़की में चढ़कर बाहर कूद गई। मैं खिड़की बंद करने के लिए खिड़की की तरफ भागा। तभी मैंने देखा कि वाड़े के पीछे मेरी माँ की एम्बेसडर कार आकर रुक गई। मैं चुपचाप नीचे देखने लगा। माँ हड़बड़ी में कार से नीचे उतरी। वो डिक्की की तरफ गई। उसने डिक्की खोली और एक आदमी की बॉडी बाहर निकाली। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और फिर वो उसे कंधे से पकड़कर घसीटते हुए आम के बगीचे में ले गई। शायद वो उसे तालाब की ओर ले जा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी कौन है और मेरी माँ इतनी रात गए उसे डिक्की में बांधकर क्यों लाई है और वो उसे घसीटते हुए बगीचे में क्यों ले गई। मुझे महसूस होने लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए मैंने चुपचाप माँ का पीछा करते हुए वो क्या करने जा रही है ये देखने का फैसला किया और इतने दिनों में पहली बार वाड़े से बाहर निकला। मैं चुपचाप से उसी रास्ते से तालाब तक पहुंच गया। बारिश अभी भी तेज थी। कीचड़ में पैर फिसल रहे थे। हर कदम पर दिल धड़क रहा था। मैंने एक पेड़ के पीछे से देखा कि तालाब के किनारे एक अग्नि जल रही थी। माँ ने उस आदमी को एक लकड़ी के पिटारे के सामने लेटा दिया था और वो कुछ मंत्रों का जाप कर रही थी। वो मंत्र और माँ की आवाज बहुत ही डरावनी लग रही थी, जैसे कोई पुराना भयानक भाषा जिसमें शब्द उल्टे लग रहे थे। हवा में अचानक तेज झोंका आया। आग की लपटें ऊंची हो गईं। तभी माँ ने बगल में पूजा किया हुआ चाकू उठाया और दोनों हाथों से पकड़कर वो चाकू उस आदमी के गले में घोंप दिया और फिर बड़ी आसानी से उसे घुमाकर उसका गला काटा। खून का फव्वारा छूटा। आदमी तड़प रहा था, लेकिन बंधे होने के कारण हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, मुंह से गुर्राहट निकल रही थी। माँ ने वो खून एक कटोरे में भर लिया। फिर उसने वो खून पिटारे के ऊपर बने एक छेद में डालना शुरू कर दिया। खून की बूंदें पिटारे में गिरते ही अंदर से अजीब सी रोशनी निकली, जैसे कोई चीज जाग रही हो। ये सब देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी माँ ने अभी अभी एक आदमी की बलि दी है। उसके बाद माँ ने वो लाश नाव में डाल दी और एक पत्थर से उस लाश को बांधकर तालाब के बीचों बीच फेंक दी। लाश डूबते समय बुलबुले उठे और पानी लाल हो गया। मैं ये सब पेड़ के पीछे से देख रहा था कि तभी माँ ने मेरी तरफ देखा। मैं जल्दी से पेड़ के पीछे छिप गया। कुछ देर बिताने के बाद मैंने तालाब की ओर देखा तो माँ वहां से गायब हो गई थी। तभी मुझे मेरे पीछे से पैरों की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो मेरे पीछे माँ खड़ी थी, जो बहुत ही डरावनी दिख रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, हाथों पर खून लगा था। जब मुझे होश आया तो माँ बगल में बैठी हुई थी। मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या पूछने वाले हो। मेरे पास उसका जवाब है। वो आदमी मुझे पिछले 4-5 दिनों से ये वाड़ा और गांव छोड़ने के लिए धमका रहा था और कल रात तो उसने मुझे मारने की कोशिश की। इसीलिए मैंने उसे मार डालने के बारे में सोचा, नहीं तो वो भविष्य में कभी भी हम दोनों को मार सकता था। माँ ने मुझसे कहा। वो मुझे यही बता रही थी कि उन्होंने उस आदमी को जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें काला जादू करते हुए और एक आदमी की बलि देते हुए देखा था, जो वो मुझसे छिपा रही थी। मुझे मेरे पापा की बातों पर यकीन हो रहा था। वो मुझसे कहते थे कि तेरी माँ चेटकिन यानी कि डायन है, वो लोगों पर काला जादू करती है, और मेरी माँ ने ही मेरे पिताजी के माता पिता यानी कि दादा दादी को काला जादू करके मार डाला था, क्योंकि मेरे बूढ़े दादा दादी मेरी माँ को बोझ लग रहे थे। इसी वजह से उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया था। लेकिन मेरी माँ मेरे पापा के बारे में मुझे भड़काती थी।
वो कहती थी कि पापा किसी पराई औरत के चक्कर में पड़ चुके हैं, इसलिए मुझे छोड़ने के बहाने ढूंढ रहे हैं। इस वजह से मैं भी पापा से गुस्सा था और मैंने पापा को छोड़कर माँ के साथ रहने का तय किया था। उसके बाद मुझे मेरे पापा कहीं दिखाई नहीं दिए। शायद मेरी माँ ने ही उनके साथ कुछ किया था। 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक बार वो एम्बेसडर कार आई। रात के 2 बजे कार से नीचे उतरी और उसने मेरी खिड़की की तरफ देखा, लेकिन मैं खिड़की के पास से छिपकर सब कुछ देख रहा था। उसने कार की डिक्की खोली। इस बार कार से 7-8 साल की एक बच्ची निकाली। उसने उस फूल जैसी बच्ची को उठाया और बगीचे में चल गई। मैं जानता था कि वो इसकी भी बलि चढ़ा देगी। जी कर रहा था कि उसका गला घोट दूं, पर यह कैसे करता। आखिर वो थी तो मेरी माँ। मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। न जाने वो कैसे उस बच्ची को उठा लाई थी। कुछ सुबह के 5-6 बजे वो वाड़े में लौट आई। उसी रात में खिड़की में बैठकर बाहर चल रही बारिश देख रहा था और माँ के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि कहीं मेरी माँ सच में डायन तो नहीं है। कहीं एक दिन वो मेरी भी तो बलि नहीं चढ़ाएगी, क्योंकि मैंने एक बूढ़े से सुन रखा था कि डायन जब बूढ़ी हो जाती हैं और उनकी शक्तियाँ कम होने लगती हैं तो वो अपने खुद के ही बच्चों की बलि चढ़ाती हैं और अपनी आयु को बढ़ाती हैं। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मैंने आम के बगीचे में एक छोटी बच्ची को आते हुए देखा। उसे देखकर मेरी आंखें चमक उठी। मुझे लगा कि मेरी माँ को शायद उस बच्ची पर दया आ गई होगी और उसने उसको जिंदा छोड़ दिया होगा, लेकिन मैं गलत था। वो जब खिड़की के नीचे आकर खड़ी हुई तो मैंने देखा कि वो मर चुकी है, क्योंकि उसके गले पर गला चीरने के निशान थे और उससे खून बह रहा था और अब उसकी आत्मा वहां पर आई थी। वो छोटी बच्ची मेरी तरफ गुस्सैल नजर से देख रही थी। तभी वो अचानक से झुकी और उसने जमीन पर से पत्थर उठाकर मेरी तरफ फेंका, पर मैं बाजू हट गया। वो बच्ची लगातार खिड़की पर पत्थर फेंकने लगी, इसलिए मैंने खिड़की बंद कर ली। तब मैं जान गया कि जो मरे हुए लोग मुझे खिड़की के बाहर देखते हैं, उनकी बलि मेरी माँ ही चढ़ाती है। मुझे यह भी पता चल गया था कि पहले 2 दिनों में मैंने जो एक औरत और एक आदमी को देखा था जिसने मेरी बिल्ली खाई थी, उसकी बलि मेरी माँ ने ही दी थी। जिसके बाद वो मरे हुए लोग हमारे वाड़े के बाहर घूमते रहते थे। उस दिन के बाद वही बलि का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी माँ हर 4-5 दिन बाद रात को कार में किसी न किसी इंसान को बांध के ले आती और उसकी बलि उस लकड़ी के पिटारे को चढ़ा देती। कभी बूढ़ा जिसकी आंखें खोखली हो चुकी होती, कभी 1 साल की बच्ची जिसके छोटे छोटे हाथ अभी भी कांप रहे होते, कभी 18-19 साल का लड़का, नौजवान आदमी जिसके चेहरे पर अभी भी जिंदगी की चमक बाकी होती। ऐसे कई लोगों की उसने बलि चढ़ाई थी और मैं केवल देखता रहता था। उन सभी बलि दिए गए इंसानों की आत्माएं एक साथ मेरी खिड़की के नीचे खड़ी रहती थी और मेरी तरफ गुस्सैल नजरों से देखती थीं। उनकी आंखों में नफरत, मुंह से खून टपकता। कभी कभी वो खिड़की पर हाथ मारते, शीशा हिल जाता। मैं मेरी माँ से नफरत करने लगा था, क्योंकि उसने मेरे दादा दादी और पापा को मुझसे दूर कर दिया था और किसी मकसद के लिए वो बेगुनाह लोगों की बलि चढ़ा रही थी। उसने छोटे बच्चों और बूढ़ों तक को नहीं छोड़ा था। लेकिन अब मैं सहन नहीं कर सकता था। मैं एक दिन माँ के पास गया और बोला, माँ, और कितने बेगुनाहों की बलि चढ़ाओगी? बस करो। तुम्हारा ये काला जादू, तुम क्यों उनकी बलि चढ़ा रही हो? वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, उसने कहा और मेरी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। मेरी माँ मेरी एक बात भी नहीं सुन रही थी और मासूम लोगों की बलि चढ़ाई जा रही थी। एक रात वो हमेशा की तरह कार में वाड़े के पीछे आई। उसने कार की डिक्की बाहर निकाली और मेरी ही उम्र की एक लड़की को बाहर निकाला। मैंने गौर से उसे देखा तो वो तो प्रिया थी। मैं जब भी नाना के गांव आता था तो उसके साथ अपना पूरा दिन बिताता था। खैर, अजीब तो ये था कि वो आज प्रिया की बलि चढ़ाने वाली थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था। मैं उसे अपनी आंखों के सामने दूसरे लोगों की तरह बलि चढ़ते हुए नहीं देख सकता था। मैं मेरे नाना के कमरे में गया और मैंने अलमारी से उनकी शॉटगन निकाली और बगीचे से होकर तालाब की ओर भागा। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी माँ प्रिया के गले में चाकू घोंपने ही वाली थी कि उतने में मैं वहां पहुंच गया था। प्रिया हिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बंधे होने के कारण वो हिल नहीं पा रही थी। माँ, रुक जाओ, प्रिया को छोड़ दो, मैंने दूर से कहा। नहीं बेटा, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। ये आखिरी बलि है और बलि का आखिरी दिन। वो देखो, आसमान में लाल चांद निकल आया है। सिर्फ 1-2 मिनट में ये चांद सफेद हो जाएगा और अगर इसी समय मैंने इसकी बलि नहीं चढ़ाई तो फिर मैं अपना सब कुछ खो दूंगी। माँ हवा में चाकू उठाते हुए बोली, नहीं माँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं अब तुम्हें एक और भी मासूम की बलि चढ़ाने नहीं दूंगा और अगर तुमने कोशिश की तो मैं तुम्हें। ऐसा बोलते हुए मैं चुप हो गया। क्या तू अपनी माँ को मार देगा? बेटा, सिर्फ इस बार मुझे माफ कर दे और ये बलि चढ़ाने दे। मुझे मत रोक। देखो, लाल चांद सफेद हो रहा है। वो देख, वो चांद की तरफ उंगली करते हुए बोली और उसने प्रिया के गले में चाकू घोंपने के लिए दोनों हाथ से चाकू उठाया। मैंने देखा कि लाल चांद धीरे धीरे सफेद हो रहा है। माँ, मैं जोर से चिल्लाया। मेरी माँ ने मुड़कर देखा और मैंने तभी उसके मुंह पर गोली चलाई। शॉटगन से निकली उस गोली से माँ का चेहरा फूट गया और टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया।
खून, मांस के टुकड़े और हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। वो नीचे गिर गई। वो जमीन पर हाथ पैर हिलाते हुए तड़पने लगी। उसके सर के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। खून की नदी बह रही थी, लेकिन मुझे उस निर्दयी औरत पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। मैं माँ से नफरत करने लगा था। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था। मैं माँ को छोड़कर प्रिया की तरफ भागा और उसे रस्सी से छुड़ाया। क्या तुम ठीक हो? मैंने उसे पूछा, लेकिन उसने मेरी माँ की तरफ देखा और जोर से चीखी। उसके बाद वो वहां से पागलों की जैसे देखने लगी और वहां से भाग गई। मैंने उसे पीछे से आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं रुकी। मुझे लगा कि शायद माँ ने जो उसके साथ किया था उस वजह से उसने मेरे बारे में गलत सोच लिया है। तभी मेरी नजर उस लकड़ी के पिटारे पर पड़ी। मैं देखना चाहता था कि माँ उस पिटारे को बलि क्यों चढ़ाती थी। ऐसा क्या था उस बक्से में? मैंने उस पिटारे का ताला तोड़ा और जब मैंने उसे खोला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने जो कुछ देखा वो समझ के परे था, क्योंकि उस पिटारे में मेरी ही लाश थी। मेरी माँ बलि चढ़ाकर उन लोगों का खून मेरे मरे हुए शरीर को चढ़ाती थी। अजीब तो ये था भी मेरा शरीर जैसे का तैसा था, जरा सा भी सड़ा नहीं था। मेरे दिमाग में सभी बातें आने लगी कि क्यों प्रिया मुझे देख नहीं पा रही थी, क्यों मुझे मेरी माँ वाड़े से बाहर निकलने से मना करती थी। मुझे एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती करने के बाद से क्यों कुछ याद नहीं था। रात को मुझे नींद क्यों नहीं आती थी। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी मुझे दर्द क्यों नहीं होता था। इतनी जल्दी मैं ठीक कैसे हो गया, और क्यों दिन भर सूरज के उजाले में मैं अचानक से सो जाता था। क्यों मुझे मरे हुए लोग दिखाई देते थे, क्यों वो मरे हुए लोग मेरी तरफ गुस्सैल नजरों से देखते थे। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि मेरी मौत एक्सीडेंट में ट्रक के नीचे आने की वजह से उसी जगह पर हो गई थी। मेरे शरीर के टुकड़े हो गए थे। माँ का इस दुनिया में मेरे और पापा के सिवाय कोई नहीं था। पापा तो उसे धोखा देकर पराई औरत के साथ घर बसा चुके थे, इसलिए वो मुझे गंवा नहीं सकती थी। इसलिए उसने मुझे फिर से जिंदा करने की ठान ली और वो मुझे घोर गांव ले आई। वो शैतानी मंत्र पढ़कर मेरे मरे हुए शरीर को लोगों के खून चढ़ाती थी, और इसलिए एक्सीडेंट में टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ मेरा शरीर फिर से जुड़कर ठीक हो गया था। वो उस रात की आखिरी बलि थी, और उस बलि से मेरी आत्मा मेरे शरीर में बस गई होती और मैं फिर से जिंदा हो गया होता। मेरी माँ मुझे किसी भी हालत में जिंदा करना चाहती थी, और उसने मुझे ये बात इसलिए नहीं बताई थी कि अगर काला जादू करने वाला उस विधि के बारे में किसी को बताता है तो वो विधि उस वक्त खंडित हो जाती है और फिर उस विधि को पहले से फिर से दोहराना पड़ता है। इसलिए माँ ने मुझे कहा था कि मैं वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वो कहती रही कि अगर इसी समय मैंने इसकी बलि नहीं चढ़ाई तो फिर मैं अपना सब कुछ खो दूंगी, लेकिन मैं उसकी बातें समझ नहीं पाया। मैं उस पर शक करने लगा था, यहाँ तक कि मैं उसे मेरे नाना का कातिल समझ बैठा था, और ये भी समझ बैठा था कि जरूर माँ ने ही पापा के साथ कुछ गलत किया होगा, इसीलिए वो मुझसे कभी भी मिलने नहीं आए। लेकिन सच तो ये था कि वो इंसान अपने नए बीवी बच्चों में इतना डूबा हुआ था कि वो मुझे भूल गया था। उसे बस जैसे तैसे माँ और मुझसे छुटकारा चाहिए था। इसीलिए उसने माँ को चटकिन काला जादू करने वाली कहा और फिर हम दोनों को छोड़कर चला गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रो पड़ा, क्योंकि जिस माँ को मैं डायन समझता था वो असल में मेरे लिए देवी थी। वो बस मुझे जिंदा करना चाहती थी और मैं उस पर बेमतलब गुस्सा करता रहा। एक लड़की के खातिर मैंने खुद की ही माँ को मार डाला, उसके सर के टुकड़े कर दिए। मेरी वजह से मेरी माँ मारी गई, मैं ही उसका खूनी हूँ। पर यह हादसा मुझसे भुलाया नहीं जा रहा है कि मैं ही माँ का कातिल हूँ। अब मैं उस दिन से ही मेरी माँ के साथ इस वाड़े में रहता हूँ। हमारी आत्माएं यहीं भटकती हैं। दोस्तों, अगर ये भयानक घटना ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों, अगर आपके मन में डर की लहर दौड़ गई हो, अगर आप अभी भी वो कटी गर्दन वाली औरत, वो चबाई गई बिल्ली, वो लाल चांद, वो पिटारे में अपनी लाश और वो फूटा हुआ चेहरा देख रहे हो, तो अभी के अभी हमारे ड्रैक्सॉर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब बटन दबाओ, घंटी का आइकन ऑन कर दो, ताकि हर नई डरावनी घटना की नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें मिले। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ कि सबसे ज्यादा डरावना हिस्सा कौन सा लगा, वो बलि का खून, वो मंत्रों की आवाज, या फिर अंत में अपनी ही लाश देखना। अपने सभी हॉरर प्रेमी दोस्तों को शेयर करो ताकि वे भी इस डर का अनुभव करें। हमारे ड्रैक्सॉर इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को अभी फॉलो कर लो, जहां रोज नई हॉरर क्लिप्स, रियल लाइव घटनाएं और भी ज्यादा भयानक कंटेंट मिलेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसी डरावनी घटना घटी है जिसे तुम दुनिया के सामने लाना चाहते हो, तो कमेंट में लिख दो या हमें डायरेक्ट मैसेज कर दो। हम तुम्हारी घटना को अगली वीडियो में फीचर कर सकते हैं।
ड्रैक्सॉर चैनल पर बने रहो क्योंकि यहाँ डर का साम्राज्य कभी खत्म नहीं होता। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करो। सब कुछ अभी कर दो। मिलते हैं अगली और भी ज्यादा भयानक घटना के साथ। ड्रैक्सॉर, जहां हर रात डर का नया रूप आता है। सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब।